नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हम जो अपना वन टॉपिक वन क्लास चला रहे हैं, ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं ज़रूर बताएं। और कम समय में रिवाइज करने के लिए क्लासेस बहुत अच्छी हैं, आप इन्हें देखें। और जो भी आपके सजेशंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम यूपी के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश जीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये क्लासेस उन फैक्ट को कवर करती हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आप इन्हें तैयार करें और ये आपके रिवीजन के लिए रामबाण साबित होंगी। तो चलिए आज हम उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो प्रदेश है वो किस युग में निर्माण हुआ था उसका। तो प्री कैम्ब्रियन युग में निर्माण हुआ था, और जो गोंडवाना लैंड है उसका ये एक भाग है। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, हमने उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक रूप से तीन भाग में विभाजित किया है। ये वाला जो है ये भाबर प्लस तराई का क्षेत्र है, ठीक है। फिर आप इस वाले में बात करेंगे तो ये गंगा और यमुना का मैदान है, ठीक है। गंगा यमुना मैदान क्षेत्र। और ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तीन मेन भाग हैं जिसमें हमने उत्तर प्रदेश को बांटा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले समझेंगे भाबर क्षेत्र को। तो जो भाबर क्षेत्र होता है, यहाँ पे देखिए ये कंकड़ पत्थर से भरा हुआ होता है। राज्य के सबसे ऊपरी भाग में सबसे उत्तरी भाग है। देखिए ये नॉर्थ होता है, अगर आप इसको इस तरह से समझे तो आप समझ सकते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये वाला सेक्शन जो है ये नॉर्थ में आ जाएगा। तो उत्तरी भाग की एक पतली पट्टी होती है, इसमें कंकड़ पत्थर और मोटे बलुआ युक्त भूमि होती है। इसको हम उबड़ खाबड़ जमीन, जहां नदियां पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती है। तो जब जो यहाँ से गंगा यमुना नदी आ रही है वो यहाँ पर विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये पथरीली भूमि होती है उत्तर प्रदेश में। फिर आप इसके बाद आएंगे तो आएगा तराई क्षेत्र। जो हमने भाबर का क्षेत्र देखा उससे जस्ट नीचे ये वाला एरिया जो है ये तराई का आता है। इससे सटे हुए दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक एक चौड़ी पट्टी है। भूमि यहाँ पे देखिए समतल भूमि है, नम है और दलदली है। दलदली इसलिए है क्योंकि जो पानी है वो पत्थरों के नीचे छुप जाता है जब आता है भाबर में, तो उसके बाद उसके आगे की जो जमीन होती है वो दलदली जमीन हो जाएगी ना, तो ये दलदली हो जाती है। इसको हम स्वैम्पी एरिया बोलते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा देखिए धान की खेती और गन्ने की खेती होती है, ठीक है। अधिक पानी की आवश्यकता है इन फसलों में, तो यहाँ पर हम धान और गन्ने की खेती कर लेते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से जो फसल है वो बोई जाती है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। तो वहां पर धान और गन्ने इसकी खेती अधिक होती है, और उसका कारण यह है कि वहां पर ये फसलें पानी अधिक चाहती है और यहाँ पर पानी की उपलब्धता होती है। फिर हम आ जाएंगे गंगा यमुना का मैदान। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा आपको गंगा यमुना का मैदान दिख रहा है, ठीक है। ये गंगा है, ये यमुना नदी है जो आके गंगा से यहाँ पर प्रयागराज में मिलती है, संगम जहां आप पढ़ते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तराई क्षेत्र के दक्षिण में और बुंदेलखंड पठार के ऊपर, ये बुंदेलखंड वाला एरिया है, इसके ऊपर तो ये वाला सेक्शन हो गया यमुना नदी से गंडक नदी तक। अब यहाँ पर यमुना नदी देखेंगे आप, यहाँ पर गंडक नदी, तो ये इसकी सीमा हो गई। फिर यमुना, गंगा, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक नदियों द्वारा लाई गई यहाँ पर जो ये जो सॉइल है ना, इसी को हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी को एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कीचड़ और बालू से, अब ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसको दो भाग में हम बांटते हैं, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो खादर होती है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है। बाढ़ के पानी के साथ साथ इनका डिपॉजिट होता है इस एरिया में। थोड़ा आपको पानी का लेवल दिखेगा, जब बारिश बहुत होती है तो बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। और जो बांगर है वो नीचे ये पीछे वाला हिस्सा हो जाता है, जो जमीन पहले आई थी। जैसे देखिए पानी हमेशा आ रहा है तो नई नई मिट्टी भी उसके साथ आती रहेगी, तो जो नई मिट्टी आती है वो न्यू एलुवियल होती है, जैसे हम खादर बोलते हैं। और जो पुरानी मिट्टी आ चुकी है वो बांगर हो जाती है, तो वो पुरानी जलोढ़ बन जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर गन्ने की खेती, ठीक है, धान की खेती और आलू गेहूं ये सब कुछ बोया जाता है। तो आलू गेहूं कहाँ बोया जाएगा? बांगर में।
जहां पर जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो चुकी है। फिर और इस वाले एरिया में पानी की प्रचुरता होने के कारण और मिट्टी नहीं है, तो यहाँ पर हम ये फसल बोते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो खादर है वो नई जलोढ़ है कि पुरानी, तो आपको ध्यान रखना है कि खादर नई होगी फिर बांगर। तो अगर आप देखेंगे तो भाबर, फिर खादर, फिर बांगर, ये सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस भी आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले ऐसे ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो भाबर है सबसे पहले हो गया भाबर, फिर आपने बोला तराई, ठीक है, फिर खादर और फिर बांगर। ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है। ये सीक्वेंस ऐसे ही पूछता है एग्जाम में कि इसे आप उत्तर से दक्षिण में लगाइए, जो मिट्टी है उसको उत्तर से दक्षिण में लगाइए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मैदानी में ढाल और स्थलीकृति, देखिए ढाल कैसी है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट से ढलान जाती है साउथ ईस्ट को। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ढाल की दिशा है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक है, जो यहाँ का एरिया होता है नीचे का। ठीक है, जहां पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो खादर क्षेत्र है नीचे का, तो वहां पे क्या होगा, हमने कल पढ़ा था ना, अवनालिका अपर्दन होता है, तो वहां पे गली इरोजन होता है, उससे क्या होता है, बीहड़ का निर्माण होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बीहड़ का निर्माण सबसे ज्यादा कौन से एरिया में होता है, चंबल में, और चंबल नदी और यमुना नदी मिलकर बीहड़ का सर्वाधिक निर्माण करते हैं। तो ये नीचे वाले सेक्शन में आप ध्यान रखेंगे, चंबल नदी यहाँ पर देखिए। तो ये जो बुंदेलखंड का रीजन है उसके ऊपर की बात करेंगे आप, तो इटावा और झांसी इसके आसपास के इलाके में आप देखेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आप देखेंगे मैदानी क्षेत्र, तो यहाँ पर खेती, अब गेहूं, चावल, गन्ना, धान, ये वो, हाँ धान जो है वो उसी को चावल बोलते हैं। ठीक है, तो धान की खेती, गेहूं की खेती, आलू की खेती और गन्ने की खेती, ये सारी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में होती है। मुख्य फसलों में गेहूं, धान, आलू, और अगर हम बात करेंगे तो जो गन्ना है वो किस में आता है, वो आपका आ जाएगा, शुगर केन जो है वो कैश क्रॉप होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कैश क्रॉप कौन सी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कृषि के लिए वो बहुत लाभप्रद सॉइल होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला देखिए, दक्षिण का पठारी पहाड़ी क्षेत्र। अब हम दक्षिण में आ गए, ये वाले जो सेक्शन है इसको हम दक्षिण का पठारी, अब ये आपका ललितपुर से लेकर यहाँ सोनभद्र तक चलता है। ठीक, तो इसमें ये आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 11 जिले आते हैं। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ये जिले जो हैं ये एमपी के साथ बॉर्डर करते हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला प्रदेश कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश है। तो आप देखेंगे बुंदेलखंड से बाघेलखंड तक का ये पूरा रीजन है, इसमें झांसी ललितपुर से लेकर सोनभद्र तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखिए, अब पठारी क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे तो जो मिर्जापुर है और सोनभद्र, ये वाला इलाका जो है ये पठारी क्षेत्र में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आप देखेंगे ऊंचाई यहाँ पर लगभग 300 मीटर होती है, और पहाड़ियां मिर्जापुर व सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां लगभग 600 मीटर तक ऊंची हैं। और जलप्रपात भी, अगर आप मिर्जापुर के जलप्रपात को देखेंगे तो एक जलप्रपात विंडम है, एक टांडा है और एक सिरसी है। तो ये जलप्रपात भी याद करिएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग घूमने भी जाते हैं और इन जलप्रपात से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, टांडा जलप्रपात के बारे में, सिरसी जलप्रपात के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया, ये पठारी क्षेत्र है। इसके आगे हमने बात कर ली कि ये वाला जो ये पूरा दक्षिण का क्षेत्र है, यहाँ पर लाल मिट्टी मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब आप देखेंगे तो अगर हमने सीमाएं, ढाल और फसलें देखे तो उत्तरी सीमा क्या हो गई, यहाँ पर गंगा और यमुना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गंगा, और गंगा से यहाँ से आएगी यमुना, उसमें मिल जाएगी यहाँ पर प्रयागराज में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो होती है वो यमुना होती है, तो आपको ध्यान रखना, सबसे लंबी जो सहायक नदी है गंगा की वो यमुना है। फिर पश्चिमी सीमा अगर आप देखेंगे तो वो बेतवा नदी है, ये पश्चिमी सीमा है बेतवा नदी से। फिर अगर ढाल देखेंगे तो ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, अगर हम ढाल देखेंगे तो दक्षिण से उत्तर की ओर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ढाल अगर हमने देखा तो ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर, ये आपका साउथ है और ये नॉर्थ है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये वाला ढाल देखेंगे तो ये ऐसे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के जो आपने आज का टॉपिक कवर किया है, ये पूरा जो है ये उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन है। हमने उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक भाग में विभाजित किया है। एक हो गया हमारा
भाबर और तराई का क्षेत्र, एक गंगा यमुना का मैदान, और ये आप देखेंगे तो दक्षिण के पर्वत पठार। यहाँ पर पहाड़ियां हैं जो 600 मीटर तक ऊंची आपको दिखेंगी। ये वाले इलाके में आपको क्या कहते हैं, मैदान दिखेंगे, पर यहाँ लाल मिट्टी है, ये मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं होती। यहाँ पर हमने जलोढ़ मिट्टी देखी। अब आप मिट्टी से भी समझे तो समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम एरिया जो है वो जलोढ़ मिट्टी के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पर ये कृषि के लिए बहुत अच्छी भूमि है। तो यहाँ पर खेती बहुत बहुत आयत में होती है। इस वाले सेक्शन में भी, तो जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आप गन्ना देखते हैं, गेहूं देखते हैं, धान देखते हैं, आलू देखते हैं, फसल होती है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आज की क्लास में इतना ही। ये सारी क्लासेस आप देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी सजेशंस है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपको आपके क्वेश्चन के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।